नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। आपका स्वागत है डायलॉग्स में। आप देख रहे हैं बात टके की। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में अगर किसी एक नाम को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है तो वो है HDFC बैंक। एक ऐसा बैंक जिसने हर क्राइसिस, चाहे वो 2008 का ग्लोबल मेल्टडाउन हो या पैंडेमिक, हर बार स्टेबिलिटी दिखाई, मजबूती से खड़ा रहा, देश का प्रमुख सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक के रूप में। लेकिन 18 मार्च 2026 को जो हुआ उसने इस भरोसे को हिला दिया है। चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। ढेर सारे सवाल, क्योंकि लिस्टेड बैंक है, देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। जब निवेशकों के ढेर सारे पैसे चले गए, क्या चेयरमैन का ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप था वहाँ पे? क्या उनका बैंक के CEO के साथ रगड़ा चल रहा था? ढेर सारे सवाल हैं। ना कोई ग्रेजुअल ट्रांजिशन, ना कोई सॉफ्ट एग्जिट, बल्कि एक शार्प अब्रप्ट डिपार्चर, एकाएक, सडन। बाजार का रिएक्शन बहुत ख़राब। पहले ही करीब 9% की गिरावट, पहले ही दिन गिरावट जारी रही। एक हफ्ते के भीतर बाजार पूंजी मार्केट कैप 8% नीचे गिरा। निवेशकों के 96,000 करोड़ रुपए डूब गए, स्वाहा हो गए। शेयर की हालत देख लीजिए। 16 मार्च को शेयर की कीमत थी 840 रुपये। 23 मार्च को इसकी कीमत गिरकर 742 रुपये पर पहुंच गई है। यानी इन्वेस्टर्स ने इसे सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं माना, उन्होंने इसे रिस्क सिग्नल माना। निवेशकों के मन में ढेरों सवाल पैदा हुए हैं, हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ लीडरशिप चेंज है या इंडिया के सबसे ट्रस्टेड बड़े बैंक में कुछ फंडामेंटल्स गड़बड़ हैं, फंडामेंटली बदल रहा है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो गया? ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या हालात थे? अब आते हैं उस रेजिग्नेशन लेटर पर जो इस पूरी कहानी का एपिसेंटर है, विवाद की जड़ है, बैंक के रेपुटेशन को डैमेज कर चुका है। अतानु चक्रवर्ती साहब लिखते हैं, सर्टेन हैपनिंग्स एंड प्रैक्टिसेस नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विथ माई वैल्यूज एंड एथिक्स। जब उन्होंने ये चिट्ठी लिखी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, ध्यान से देखिए, ठीक से सुनिए, यहाँ कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं हैं, लेकिन चिट्ठी में लिखे सभी शब्द बेहद पावरफुल हैं। हैपनिंग्स, प्रैक्टिसेस, एथिक्स, मिसमैच, वगैरह वगैरह वगैरह। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रेजिग्नेशंस यूजुअली बड़े डिप्लोमेटिक वर्ड्स में, चाशनी में लपेट कर लिखे जाते हैं। पर्सनल रीजंस बताए जाते हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी जैसी बातें कही जाती है, हेल्थ ग्राउंड्स का सहारा लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक फॉर्मर टॉप ब्यूरोक्रेट जो गुजरात में सरकारी सिस्टम में काम कर चुका है, दशकों सरकार की सेवा की और वित्त मंत्रालय में अहम पद संभाला, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के पद पर रहे, वो पब्लिक डोमेन में एथिक्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या इंटरनल गवर्नेंस में कुछ इश्यूज हैं? क्या डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी की कमी है? या फिर कल्चर शिफ्ट हो चुका है HDFC बैंक और HDFC के मर्जर के बाद? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये कंसर्न्स इतने सीरियस हैं तो उन्होंने स्पेसिफिक्स क्यों नहीं दिए? क्या ये संकेत हैं कि कहानी अभी बाकी है, बहुत कुछ निकलना बाकी है? और अब दूसरी तरफ देखिए, बैंक मैनेजमेंट। अतानु चक्रवर्ती के बाद चेयरमैन के पद पर केकी मिस्त्री साहब आए, इंटरिम चेयरमैन। केकी मिस्त्री पहले ही इस बैंक के बोर्ड पर रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर। अतानु के इस्तीफे के बाद जब बैंक में कोहराम मचा तो मिस्त्री इंटरिम चेयरमैन बनाए गए। CEO शशिधर जगदीशन और इंटरिम चेयरमैन केकी मिस्त्री इन्वेस्टर्स के सामने आते हैं, कहते हैं वी आर बेफिल्ड, यानी चेयरमैन इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में एग्जिट करें और बोर्ड कहे हमें समझ नहीं आया। ये स्टेटमेंट अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या चेयरमैन और मैनेजमेंट के बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन था? क्या बोर्ड जेन्युइनली अनअवेयर था या डैमेज कंट्रोल का अटेम्प्ट है ये? केकी मिस्त्री एक और बात कहते हैं, दिस कुड बी अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप्स और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। लेकिन क्या इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में पर्सनल डिफरेंसेस 9% मार्केट शेयर कैप इरेज कर सकते हैं? यहाँ नैरेटिव क्लैश आप साफ दिख रहा है।
एक तरफ एथिक्स कंसर्न है, दूसरी तरफ नो इशू रीअश्योरेंस और मार्केट, इन दोनों के बीच कंफ्यूज है। जब भी बैंकिंग सिस्टम में अनसर्टेनिटी आती है तो सबकी नज़र एक इंस्टीट्यूशन पर जाती है, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इस देश में बैंकिंग का रेगुलेटर है, सेंट्रल बैंक है। आरबीआई ने तुरंत ट्रांजिशन अप्रूव कर दिया और कहा बैंक इज़ वेल कैपिटलाइज्ड एंड साउंड। इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है, डिपॉजिटर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टेमिक रिस्क नहीं है, लेकिन ये गवर्नेंस कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करता। आरबीआई का रोल होता है सिस्टम बचाना, न कि हर इंटरनल डिस्प्यूट को पब्लिक करना। तो क्या आरबीआई सिर्फ पैनिक रोक रहा है या क्वाइटली सिचुएशन मॉनिटर कर रहा है? हिस्ट्री बताता है कि आरबीआई तब तक एक्शन नहीं लेता जब तक चीज़ें कंट्रोल से बाहर ना चली जाएं। तो क्या ये काम सरफेस किसी डीपर चर्निंग को छुपा रहा है? रियल स्टोरी क्या है? अब आते हैं उस एंगल पर जिस पर ऑफिशियली कोई बात नहीं कर रहा, कोई करना नहीं चाह रहा, लेकिन मार्केट में विस्पर्स हैं। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक मर्जर इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा मर्जर रहा है, लेकिन हर मर्जर सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बदलता, वो पावर स्ट्रक्चर भी चेंज करता है। मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शिफ्ट होती है, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड डायनेमिक्स बदलते हैं, बनते हैं, कल्चर क्लैश होता है। चक्रवर्ती एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस ड्रिवन माइंडसेट वर्सेस एग्रेसिव ग्रोथ फोकस्ड प्राइवेट बैंकिंग कल्चर, क्या यही क्लैश था? और अगर है तो सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में गवर्नेंस वर्सेस ग्रोथ का कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है? क्या स्पीड के चक्कर में सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं या सिर्फ ये परसेप्शन बैटल है? यही वो ग्रे जोन है जहां सबसे बड़े कॉरपोरेट क्राइसिस शुरू होते हैं। स्टॉक मार्केट कभी इमोशन से रिएक्ट नहीं करता, वो सर्टेनिटी को प्राइस करता है। 9% गिरावट का मतलब क्या है? इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी नहीं मिली, लीडरशिप कंटिन्यूटी पर डाउट है, नैरेटिव इनकंसिस्टेंट है। बैंकिंग सेक्टर में एक चीज़ सबसे क्रिटिकल होती है दोस्तों, वो है ट्रस्ट। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो सकती है, कैपिटल एडिक्वेसी हाई हो सकता है, लेकिन अगर ट्रस्ट पर सवाल उठे हैं तो वैल्यूएशन तुरंत हिट होता है। एचडीएफसी बैंक की स्ट्रेंथ हमेशा रही है प्रेडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, गवर्नेंस, रेपुटेशन, और आज वही तीनों अंडर क्वेश्चंस हैं, स्वाहा हैं, ध्वस्त हैं। तो क्या ये टेम्परेरी पैनिक है या स्ट्रक्चरल री रेटिंग की शुरुआत? अब इस पूरी कहानी को एक स्टेप पीछे हटकर देखना चाहते हैं हम। ये सिर्फ एचडीएफसी बैंक की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया इंक की स्टोरी है, जहां स्केल बदल रहा है, बढ़ रहा है, मर्जर्स हो रहे हैं, ग्लोबल एम्बिशंस बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या गवर्नेंस उसी स्पीड से आगे इवॉल्व कर रहा है? क्या? 3 बड़े सवाल। क्या चक्रवर्ती आगे कुछ और रिवील करेंगे? क्या चेयरमैन क्रेडिबिलिटी रेस्टोर कर पाएंगे, मतलब नए चेयरमैन क्रेडिबिलिटी रेस्टोर कर पाएंगे? क्या रेगुलेटर और ज़्यादा तह में जाकर जांच करेगा? चुपचाप करना चाहिए। और सबसे बढ़कर बड़ा, क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है या फिर एक ट्रेंड की शुरुआत? क्योंकि जब चेयरमैन एथिक्स की बात करके जाता है तो कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती है, बल्कि कहानी वहाँ से शुरू होती है। नंबर्स सेफ हैं, रेगुलेटर काम है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, लेकिन मार्केट अब भी पूछ रहा है, डाउटफुल है, क्या एचडीएफसी बैंक में सब कुछ वाकई ठीक ठाक है या ये सिर्फ शुरुआत है एक बड़े खुलासे की? ये दोस्तों थी एक इफरात के साथ मैंने आपको विस्तार से बताया कि एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ है, एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है, बाजार एचडीएफसी बैंक को कैसे देख रहा है। अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बार बार बैंक्स ही आगे क्यों आते हैं, खबरें क्यों बनती है? एचडीएफसी बैंक, इसके पहले आईडीएफसी बैंक, उसके पहले इंडसइंड बैंक, उसके पहले एक्सिस बैंक, और इस तरह से बैंक आफ्टर बैंक, उसके पहले यस बैंक।
एक बड़े खुलासे, एक बहुत बड़ी कहानी और एक अलग से मैं आपको आके दिखाऊंगा कि हिंदुस्तानी बैंकिंग सिस्टम में बैंक्स क्या ठीक ठाक हैं, बैंकों के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या। आज HDFC बैंक था और बाकी बैंकों की कहानी भी हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए लगातार डायलॉग्स। नमस्कार।